हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकेंड ईयर काउंसलिंग साइकोलॉजी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था नेचर एंड गोल्स ऑफ द एडलेरियन अप्रोच टू काउंसलिंग एंड टेक्निक्स यूज्ड इन दिस अप्रोच, मतलब 11th टॉपिक जो था वो प्रीवियस 3 वीडियोस में आप पढ़ चुके हैं। ये 4th वीडियो है जिसमें आगे की कुछ टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और ये इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप लास्ट मिनट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि लास्ट मिनट में इतना टाइम नहीं होता है कि चीजों को बहुत डीपली देखा जा सके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही आपका फोकस होता है। और ये जो हमारी इजी नोट्स हैं ये प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी इस बार हमने इंक्लूड किया है। सभी को इंक्लूड करके उनकी प्रॉपर वर्ड लिमिट को सेट करके आपके लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक इजी नोट्स लिए हैं। अगर आपने बाय एनी चांस नहीं लिए हैं तो आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियोस को भी अगर आप केवल रेफर करेंगे ना तो भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग सामने से कंटेंट को चाहते होते हैं कि उनके पास रहे, तो वो लोग ले सकते हैं। अब फिलहाल हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं, मैं जो समझ पा रही हूँ, जो प्लानिंग कर पा रही हूँ, 40 मिनट्स की हमारी क्लास रहेगी जैसे कि हमेशा रहती है। और इसमें हम इसके बाद लगभग इन 4 टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। ये 4 टॉपिक तो प्लान है हमारा आज का कि इन सबको हम कवर करेंगे, ये 4 टॉपिक। ठीक है। डिप्रेशन के बारे में काफी पूछा जाता है। ये टॉपिक डिटेल्स में हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी एक्सप्लेन किया है, वहां से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ तो खैर मैं पढ़ाऊंगी ही। और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं आप देख सकते हैं आज के हमारे वीडियो में कवर होंगे। चलिए बिना किसी डिले के क्विकली वीडियो को बिगिन करते हैं, क्योंकि 40 मिनट की क्लास में लगभग शुरू के 2-3 मिनट तो रोज ही जो है वो हमारे इस तरह से यूज हो जाते हैं एक्सप्लेनेशन में, आपको थोड़ा इंट्रो करने में। 27 पेज नंबर पे हमें जाना है, फटाफट से 27 पेज नंबर पे चलते हैं और आज का वीडियो ऑफिशियली बिगिन करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा टॉपिक? हम समझेंगे बिहेवियरल थेरेपी के बारे में, क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने भी प्रीवियस वीडियोस अभी तक आए हैं आप इतना तो जानते हैं। जो आपका पेपर है काउंसलिंग साइकोलॉजी, पेपर का भी वही नाम है जो आपके सब्जेक्ट का नाम है। उसमें हम डिफरेंट थेरेपीज के बारे में समझ रहे हैं कि जो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, उन थेरेपीज के अंदर क्या होता है और वो थेरेपीज किन किन के लिए यूजफुल होती हैं। थेरेपीज पर बेस्ड 3 से 4 क्वेश्चन तक आने बहुत ज्यादा पॉसिबल है। मैं बता भी रही हूँ, आपको पता ही है यही सब टॉपिक चल रहे हैं। तो हमें इस टॉपिक में क्या समझना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिहेवियरल थेरेपी की, क्या इम्प्लीकेशंस हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में, किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, और खास तौर से क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसीजर को हमें हाईलाइट करना है। आप जानते हैं जो बिहेवियरल थेरेपी है उसके अंदर क्लासिकल कंडीशनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उस पार्ट है इसका। और जब भी हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, नॉट जस्ट बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरिज्म में जो भी चीजें आई हैं, जो भी चीजें वर्क हुआ है, उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग आप समझ लीजिए टॉपर है। राइट, बिहेवियरल अप्रोच है ये। तो इस बिहेवियरल अप्रोच की हेल्प से हम काउंसलिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस पर फोकस करते हुए बात करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। मैं आपको हेडिंग से समझाना चाह रही थी कि क्या हम करने वाले हैं। बिहेवियरल थेरेपी क्या है आपको पता है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। जैसे और भी हम यूज करते हैं मेथड्स, उसी तरीके से ये भी एक ट्रीटमेंट का तरीका है। और ये किस चीज पर फोकस करता है, किसी भी पर्सन के मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करता है कि कैसे उस पर्सन ने वो बिहेवियर लर्न करा है। राइट, यहाँ पे जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो कॉग्निशन का कोई काम नहीं है। ये थेरेपी कॉग्निटिव पार्ट को फोकस नहीं करती, इसी की वजह से कॉग्निटिव थेरेपी आई थी। कॉग्निटिव थेरेपी अलग आई थी जो एरन बेक ने दी है, जिसपे एल्बर्ट एलिस ने दी है, बहुत सारे इस पे अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो लेकिन जब इसको यूज में लाया गया तब ये महसूस हुआ कि दोनों थेरेपी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए दोनों को मिलाकर सीबीटी बनाई गई। पर आप ये समझ लीजिए अब सीबीटी में से बीटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। राइट, तो हम क्या समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारी ये थेरेपी होती है किस चीज पे फोकस करती है कि कोई भी पर्सन ने मैलएडेप्टिव बिहेवियर कैसे सीखा होगा और कोई भी लर्निंग प्रोसेस उसका कैसे बना होगा, तो किस तरीके से हम उसको काउंसलिंग में यूज करते हैं। ये एक छोटा इंट्रोडक्शन है, देते हैं हम लोग क्वेश्चन के बिगिनिंग में। अब एम्पेरिकल सपोर्ट, behavioral therapy has substantial empirical support for treating a wide range of psychological disorder। कौन कौन से डिसऑर्डर्स को मेजरली बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू कवर किया जाता है? एंजाइटी, फोबियाज, डिप्रेशन। फोबिया के नाम से आपको याद होगा मैंने सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के बारे में बताया था। क्लिनिकल और काउंसलिंग में टॉपिक इतने सिमिलर हैं, काफी सारे टॉपिक कॉमन हैं। सिमिलर क्या, कॉमन ही कहेंगे, टॉपिक में कोई सिमिलरिटी नहीं, कॉमन है कि मैं उधर की क्लासेस जब लेती हूँ और यहाँ लेती हूँ तो मुझे कई बार सोचना पड़ जाता है कि मैंने उस क्लास में पढ़ाया था, इस क्लास में पढ़ाया था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ मिस कर बैठे, क्योंकि क्लिनिकल में तो बहुत डीपली चीजों को हमने पढ़ा है, वहां हम डिसऑर्डर पे ज्यादा फोकस करते हैं। पर आपको भी मैं इनफ समझा रही हूँ, कुछ मिस नहीं होगा, डोंट वरी। तो फोबियाज को हम स्पेसिफिकली सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के थ्रू ट्रीट करते हैं। ये नाम बार बार लेने से ना आपके भी माइंड में ये नाम कहीं ना कहीं छप जाएगा और जब पेपर में दिखेगा ना तो आपको मेरी बातें याद आएंगी।
सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन एक बिहेवियरल टेक्निक ही है, वो इसके अंदर आती है। और भी टेक्निक्स होती हैं, और ये कोई अकेली टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, पर मैंने फिर से यहाँ पे जिक्र कर दिया। तो हम इन सबको ओसीडी, सब्सटेंस अब्यूज, इन सबको ट्रीटमेंट करने में हेल्प होती है बिहेवियरल थेरेपी की। तो एम्पेरिकल सपोर्ट मिलती है, मतलब ये अकेली थेरेपी इन सब पर भारी है, मतलब इन सब के लिए वर्क करती है, ये कहना चाहिए ज्यादा ठीक रहेगा। ये एक्शन ओरिएंटेड है। It emphasizes practical actions over introspection, which can be particularly beneficial for clients who prefer a more directive approach or those who struggle with verbalizing their emotion. लोग जो होते हैं, जो अपनी बात को दूसरों तक समझा पाते हैं, जो चाहते हैं कि हमें डायरेक्शन मिले, हमें गाइडेंस मिले, मतलब अगर कोई पर्सन अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन चाहता है तो ये थेरेपी उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी। आप अपनी प्रॉब्लम लेके मान लीजिए मेरे पास आते हैं और आप बता दें कि मैम मुझे ये बिहेवियरल इश्यूज हैं, तो मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम को समझना। कोई भी हो, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट की बात हो रही है वैसे मेजरली, तो साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप खुद के बिहेवियरल इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये थेरेपी जो है एक डायरेक्टिव अप्रोच को फॉलो करती है, और इंट्रोस्पेक्शन अगर पर्सन अपना कर रहा है और फिर इन चीजों को एनालाइज कर रहा है, पर ये कम ही होता है। लोग क्या करते हैं, हमें दूसरे के बिहेवियर को समझना पड़ता है और उसके लिए डिफरेंट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट का भी काम करती है। Clients learn specific skills to manage symptoms or change behavior, which can lead to long-term self-sufficiency rather than ongoing dependency or therapy. किसी पर्सन को बार बार हम ये जाके फीड कराएं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, तो ये एक टाइप की डिपेंडेंसी क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर हम उसको ये समझा दें कि अगर आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो, ये है पहले से, आप इस पर और वर्क करें, तो चीजें आपके लिए लाइफ में और बेहतर हो सकती हैं। तो ये थेरेपी इस तरह से हेल्प करती है कि आपके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स को हाईलाइट करती है। ये जो थेरेपी है वो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट भी करती है। बिहेवियरल थेरेपी ऑफ्टन इन्वॉल्व्स सेटिंग मेजरेबल गोल्स एंड यूजेस बिहेवियरल असेसमेंट व्हिच अलाउ फॉर क्लियर ट्रैकिंग ऑफ प्रोग्रेस, एनहांसिंग क्लाइंट मोटिवेशन एंड थेरेपिस्ट अकाउंटेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव रखा जाता है उनके आगे, कहीं आप वो इंटरप्रिटेशन मत लगा लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का मतलब ये है कि इसके थ्रू जो हम पर्सन के साथ, क्लाइंट के साथ जो भी वर्क कर रहे होते हैं, उसे ऑब्जेक्टिवली डिफाइन किया जा सकता है, उसको ऑब्जेक्टिवली रिफ्लेक्ट भी किया जा सकता है। इस तरीके से थेरेपी वर्क करती है। और जो हमारा थेरेपिस्ट है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है इसकी वजह से। वर्सेटैलिटी, इट्स टेक्निक्स कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस सेटिंग्स, इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली, कई तरीके से यूज हो सकती है, इसलिए इसमें वर्सेटैलिटी भी है। प्रिवेंशन एंड एजुकेशन, बिहेवियर पर फोकस करके हम बहुत सारे प्रिवेंटिव रोल भी सर्व कर सकते हैं, टीचिंग इंडिविजुअल्स हाउ टू अवॉइड और मैनेज पोटेंशियल फ्यूचर चैलेंजेस। यहाँ पे एजुकेशन का भी ये काम करती है। जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्ड सुना है ना, उसमें क्या होता है, उसमें यही तो होता है, आपको बहुत सारे नए स्किल्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, आपके बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए समझाया जाता है कि अगर हम इस तरह से बिहेव करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी 4 लोगों को और अच्छी दिखेगी, हम ऐसा बात करेंगे, हम इस तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो हम इस तरीके की चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या है, एजुकेशन का ही पार्ट है वो भी, और वो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेट कर पाते हैं। अब जो इन्होंने सेकंड पार्ट पूछा था वो हमारा यहाँ पर आ जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रोसीजर्स हैं बिहेवियरल थेरेपी में, वो हमें कैसे यूज में आते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई नई बात करने के लिए बची है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं इवान पावलोव ने ये दी थी, और क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू उन्होंने ये बताया था कि जो लर्निंग होती है वो एसोसिएशन से होती है, लर्निंग बाय एसोसिएशन। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग को आप एक 2-3 वर्ड्स में कैसे समराइज करेंगे, एक लाइन में कैसे समराइज करेंगे, लर्निंग बाय एसोसिएशन। आपको ध्यान है, मैं बहुत क्विकली रिकॉल करा देती हूँ 30 सेकंड्स में, कि आपको ध्यान होगा कि इवान पावलोव की जो थ्योरी है उसमें वो यही चीज बताते हैं कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बेसिकली वो नहीं बताते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो उन्होंने क्या किया था। अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डॉग के सेलिब्रेशन के प्रोसेस को कराया था। जब भी बेल बजती थी, जो डॉग था वो उसके आगे फूड प्रेजेंट किया जाता था। तो जो डॉग था उसने एसोसिएट कर लिया था कि जब जब बेल बजेगी मुझे फूड मिलेगा, जब भी बेल बजेगी, और ऐसा होता भी था, लंबे समय तक उसके साथ ऐसा किया गया, तो उसने एसोसिएशन स्टैब्लिश कर लिया। अब जब एसोसिएशन स्टैब्लिश हो गया तो वो एसोसिएशन इमीडिएटली नहीं जाता है। अब उसको काफी टाइम तक फूड नहीं दिया गया, सिर्फ बेल बजती थी, लेकिन उसको सेलिब्रेशन का प्रोसेस होने लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि अब मुझे खाना मिलेगा, फूड मिलेगा। यही एसोसिएशन है। तो लर्निंग बाय एसोसिएशन इसमें हमें बताया जाता है। अब वेयर अ न्यूट्रल stimulus becomes significant through repeated pairing with the stimulus that naturally provokes a response. न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, वो नोटिस में आ जाता है थ्रू रिपीटेड पेयरिंग विद अ स्टिमुलस दैट नेचुरली प्रोवोक्स अ रिस्पॉन्स। जो हमारा फूड है उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो उसको देखकर किसी भूखे को सेलिब्रेशन का प्रोसेस हो सकता है, पर अगर बेल बजती है तो नहीं होता है। तो हमारा जो न्यूट्रल स्टिमुलस बेल था
वो भी सिग्निफिकेंट हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट हो गया उस डॉग के लिए जब उसने देखा कि उसकी रिपीटेड पेयरिंग की गई किसके साथ, एक ऐसे स्टिमुलस के साथ में जो नेचुरली रिस्पॉन्स निकाल सकता था पर्सन के अंदर से, है ना, लर्निंग बाय एसोसिएशन के थ्रू। तो इसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स अप्लाई किए जा सकते हैं? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। अब फाइनली ये सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन आपके सामने आ गया है, जिसके बारे में इतनी देर से बात हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है मुझे स्क्रीन को क्लोज करना चाहिए आप लोगों को, शायद अब मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। 1 सेकेंड और लूंगी आप लोगों का। यस, दैट्स बेटर, थोड़ा सा आपको सही से नजर आएगा। हाँ, काफी देर से हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का नाम ले रहे थे, अब हम समझेंगे कि सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कैसे होता है। अगर ये टॉपिक आपको 3 मार्कर में पूछा जाता है अक्सर, इतना ही लिख देंगे, मोर देन एनफ। काउंट कीजिएगा, 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होंगे, ये 50-100 वर्ड जितना भी आता है। Systematic desensitization used primarily for anxiety disorders or phobias. This techniques involve hierarchy construction. अगर आपको मेरी बातें याद है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक करी है, तो मैंने आपको बताया था पहले एक हायरार्की सेट की जाती है उस फोबिया की, उस एंजाइटी की, उस डर की जो किसी भी पर्सन को होता है किसी भी चीज के बारे में, उसकी हायरार्की सेट की जाती है कि अगर जैसे मैंने हाइट का एग्जांपल लिया था, मैं वही रिपीट कर देती हूँ, तो किस हद तक जाके हाइट तक उसको फोबिया होता है, किस हद तक जाने पर हाइट देखकर उससे एंजाइटी होती है। उसके बाद उसको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग मतलब उसको गाइडेंस दी जाती है कि आप किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को डील कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई, मसल रिलैक्सेशन से बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। फिर पेयरिंग की जाती है। अब पेयरिंग का मतलब हो गया ग्रेजुअली एक्सपोजिंग द क्लाइंट टू द एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई व्हिच दे while they remain relaxed, thus pairing the stimuli with a state of calm rather than fear. ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक उसके एंजाइटी रिस्पॉन्सेज रिलैक्सेशन से एसोसिएट ना हो जाएं। इस तरीके से मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में भी इस बिहेवियरल टेक्निक का यूज करते हैं। ये बिहेवियरल टेक्निक जो है वो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की जो टेक्निक है वो यूज में आती है एक क्लाइंट के साथ में। दूसरी हमारे पास इम्प्लोजन थेरेपी, जिसको हम फ्लडिंग भी कहते हैं, an intense form of exposure therapy where the client is directly confronted with the most feared stimulus without the gradual steps of desensitization. डिसेंसिटाइजेशन में तो ग्रेजुअली जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्प्लोजन थेरेपी जो होती है, फ्लडिंग जैसे नाम है इसका, डायरेक्ट ही कांटेक्ट में लाया जाता है। द आइडिया इज दैट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर विदाउट एस्केप विल लीड टू हैबिचुएशन और एक्सटिंक्शन ऑफ द फियर रिस्पॉन्स। इट्स लेस कॉमनली यूज ड्यू टू द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज डिस्ट्रेस। ये उतनी इफेक्टिव मानी नहीं जाती है, क्योंकि जब हम जिस चीज का इंसान को डर है, जिस चीज से उसे एंजाइटी है, उसके सामने अगर आप उसको तुरंत ला देंगे तो वो पर्सन घबराहट से उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये उस केसेस में इफेक्टिव हो सकती है जहां पर फियर का लेवल ही कम है, तो वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं, वहां पे हमें सिस्टमेटिक तक जाने की जरूरत नहीं है। फिर आती है अवर्जन थेरेपी। इसका एम है to reduce the attractiveness of undesirable behaviors by associating them with an unpleasant stimulus. For example, in treating alcoholism, a nausea-inducing drug might be administered after drinking alcohol to create an aversion to the taste or smell of alcohol. Aversion therapy जो होती है ये थोड़ा सा वैसे साउंड करती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ पेनफुल होता है अवर्जन थेरेपी में, ठीक है। कोई भी अनडिजायरेबल बिहेवियर को हमें रिड्यूस करने के लिए उसको किसी न किसी अनप्लीजेंट स्टिमुलेट से कनेक्ट करना पड़ता है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे छोटे बच्चे जब थंब सकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो अब थंब सकिंग की बिहेवियर को हमें उनके अंदर से रिड्यूस करना है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, करना तो आइडियली नहीं चाहिए, लेकिन कभी बच्चे के थंब पर कुछ ऐसा चिली लगा दिया या कुछ भी क्या चिली ही होगा जिसको देख के बच्चा थोड़ा घबराएगा, या ऐसी कोई चीज जो उसको थोड़ा माइंड को उसके ट्रिगर करे कि अगर मैंने थंब मुंह में डाला तो मिर्च हो सकती है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, बच्चों के संग ट्राई मत कीजिएगा, कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल है अवर्जन थेरेपी का कि इस तरीके का मेथड अप्लाई करके, एवर्सिव टेक्निक होती है ये, जिसमें हम कुछ नेगेटिव का यूज करके करते हैं। सिचुएशन जरूर नेगेटिव दिखती है देखने में, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है ना। ये होता है काउंटर कंडीशनिंग दिस इन्वॉल्व्स कंडीशनिंग विद न्यू रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई दैट प्रीवियसली एलिसिट अनवांटेड बिहेवियर। जैसे कि एंजाइटी को ट्रीट करने में क्लाइंट माइट लर्न टू एसोसिएट रिलैक्सेशन विद सिचुएशन दैट प्रीवियसली कॉज्ड एंजाइटी। न्यू रिस्पॉन्स को यूज करते हैं किसी ओरिजिनल स्टिमुलस को, जो पहले एग्जिस्ट करता था ओरिजिनल स्टिमुलस, उसको रिमूव करने में। ये हमारा काउंटर कंडीशनिंग कहलाती है, ठीक है। कंडीशनिंग तो एसोसिएशन में हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्सेस को हम यूज करते हैं स्टिमुलाई के, जो पहले अनवांटेड बिहेवियर को हमने कभी रिमूव किया था। फिर आता है हमारा स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन एक सिंपल सी बात है, जैसे आप इसका नाम समझते हैं वही चीज है।
जब हम कुछ जनरलाइज करना सीखेंगे और डिस्क्रिमिनेट करना सीखेंगे तो हम डिफरेंसेस समझ पाएंगे। कई बार आपको बताया जाता है कि ऐसा करना तो वैसा होगा, मतलब एक जनरलाइज करना आप, या फिर अपने एक्सपीरियंस से भी कर सकते हैं कि आपने कोई भी ऐसा काम किया जिससे आपकी कोई मिस्टेक हो गई। आप अपना असाइनमेंट लिख रहे थे और आपको ये समझ में आया कि मुझे जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी, ठीक है, आपने नहीं की। तो अब आप जब अगली बार ऐसा कुछ काम करेंगे तो जनरलाइज करेंगे, आप एग्जामिनेशन की कॉपी में लिखेंगे तो हो सकता है आप मार्जिनल लाइन छोड़ें कि मैंने ऐसी गलती असाइनमेंट में करी तो अब मुझे नहीं करनी है। ये हो गया जनरलाइजेशन, किसी प्रीवियस सीखी हुई नॉलेज का आगे भी चल के यूज करना इन सिमिलर केसेस। सिमिलर केसेस ध्यान रखिएगा। पर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, हम ऑपोजिट सीखते हैं। जो हमने कभी मिस्टेक करी है, हमने कुछ ऐसा किया है, तो अब हमको उसका ऑपोजिट का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं करने से, ऐसा करने से ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं करने से क्या होगा वो भी तो हम समझते हैं। तो ये यहाँ पे हम यूज करते हैं टेक्निक्स टू हेल्प क्लाइंट्स ईदर जनरलाइज अ न्यू लर्न बिहेवियर टू सिमिलर कॉन्टेक्स्ट और टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिचुएशन वेयर द बिहेवियर शुड और शुड नॉट बी अप्लाइड। हमने किसी पर्सन से कहा कि आपको देखो खुश रहना है, आपको बहुत ज्यादा अपने बिहेवियर पे ध्यान देना है कि चाहे लाइफ में कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए। ये एग्जाम्पल थोड़ा फनी लग सकता है आपको आगे चल के, पर सुनते रहिए मेरी बात। कि हमने समझाया कि आपको लाइफ में कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन मिले, आपके आसपास लोग परेशान भी क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है वो अपने आप को पॉजिटिव रखना है, खुश रहना है, चेयरफुल रहना है। अब ये इसका इसका ऑपोजिट हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए वो पर्सन किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में गया जहां लोग बहुत उदास है, किसी सिचुएशन की वजह से कुछ मिसहैपनिंग में वो पार्टिसिपेट उसने किया है किसी के साथ में। तो अब वहां पर भी वो अपने आप को जो है खुश और पॉजिटिव दिखाए, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ये फ्लैट इफेक्ट भी होता है, मैंने आपको समझाया था, है ना। बहुत सारे टाइप के इफेक्ट होते हैं, इमोशनल इफेक्ट जो होते हैं उनमें होता है। तो वहां पे पर्सन क्या करेगा, वहां पे उसका ये रिएक्शन गलत हो जाएगा। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा है इसका मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना है। तो हम जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन में यही चीज समझाते हैं कि आज तो हम आपको ये बात का मेथड समझा रहे हैं, पर कल हम आपके साथ होंगे जरूरी नहीं है। तब आप क्या करेंगे, तब आप जनरलाइज करना सीखेंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन भी सीखेंगे कि दोनों चीजें जो है वो हैंड टू हैंड चलती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे हमारा टॉपिक ये ओवर हो जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। बेसिकली अगर लैंग्वेज ट्विस्ट भी हो जाए बिहेवियरल से, इस वाले टॉपिक से, तो आपने ये समझ लिया है कि हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। ये जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बिहेवियरल थेरेपी के अंदर हम कौन कौन से ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जिससे हम बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मेजर जो हमारा था वो यही था आपको समझाने का। अब आ जाते हैं साइको एनालिटिकल अप्रोच पे काउंसलिंग की। बहुत सारी बातें इसके अंदर मैंने मेंशन की हैं और इसकी वर्ड लिमिट काफी ज्यादा है। आइडियली जो आपको आंसर लिखना होता है सेक्शन ए में, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ 450 वर्ड्स का। उसी में से अगर बी सेक्शन आ जाए तो आपको, और उसकी वर्ड लिमिट कम हो जाती है 250 वर्ड्स। लेकिन मैंने जो है इस टॉपिक पे काफी कंटेंट बढ़ाया है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ा है। तो आप देखिएगा, यहाँ भले आपको लगेगा नहीं इतना ज्यादा, लेकिन जब लिखेंगे ना इतना तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। टॉपिक बढ़ा दिया फिलहाल, कहने का मतलब ये है। अब साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी लेट 19th सेंचुरी में। कई बार ये बात जिक्र हम कर चुके हैं। और उन्होंने ये साइकोथेरेपी की काफी अर्लीस्ट फॉर्म है, बहुत पहले दिया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अनकॉन्शियस थॉट्स को अनकवर करती है, जो ऐसी सभी फीलिंग जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, या फिर हमारे पास कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसे हमने अपने अंदर सप्रेस कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्विकली फिर से बताऊंगी, मुझे जहां जहां जरूरी लगेगा वो चीज रिपीट में जरूर करूंगी कि इन्होंने हमारा जो पर्सनैलिटी है ना, उसका हमारा जो मन की स्थितियां होती है बेसिकली, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। इन्होंने कहा कि कुछ चीजें तो हम प्रेजेंट में जानते होते हैं, वो हमारे कॉन्शियस में आती हैं। जो चीजें हम थोड़ी बहुत भूल चुके हैं लेकिन वो हमारे कॉन्शियस को भी टच करती हैं, रिकॉल की जा सकती हैं इजीली, वो हमारे सबकॉन्शियस या फिर प्री कॉन्शियस कहलाती हैं। वो भी हमारे लिए जरूरी होती हैं। और सबसे बड़ा सागर हमारे अंदर होता है हमारे अनकॉन्शियस का, और उनका ये कहना था कि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अनकॉन्शियस से ही हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। तो अब वो ये बताते हैं कि अनकॉन्शियस से जब हमारी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है, जो हम आज हैं उसके अनकॉन्शियस की वजह से हैं, तो और अनकॉन्शियस में बहुत नेगेटिव चीजें होती हैं। मैक्सिमम जो भी चीजें होती हैं नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव भी होता है, ऐसा नहीं कि कुछ पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन नेगेटिव चीजें ज्यादा होती हैं। नेगेटिव का मतलब हो गया वो सारे रिप्रेस्ड थॉट, वो सारी अनफॉरगॉटन जो भी चीजें हमने याद नहीं रखना चाहते, कोई भी ऐसी बात, कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट, कोई भी मेमोरी, कोई भी पेनफुल इवेंट जो हमारे अंदर रहता है छुपा हुआ अनकॉन्शियस में। इस थेरेपी के थ्रू हम उस पर्सन के उन सब चीजों को बाहर निकाल के, उसको पेन फील नहीं कराते हैं, उसको बाहर निकाल के उसका ट्रीटमेंट करते हैं।
जब तक आपको दिखेगा नहीं कि आपके सामने कौन है, क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, है ना? तो यही चीज होती है। अब इसके बारे में ये समझते हैं कि क्या नेचर है इस थेरेपी का, ये किस चीज पे फोकस करती है। देखिए, ये सब जो चीजें हैं, इसमें सबसे पहले अनकॉन्शियस माइंड पर बहुत फोकस किया गया, माइंड के लेवल्स को डिफाइन किया गया है कि अनकॉन्शियस माइंड इंपॉर्टेंट है। Psychoanalysis posits that much of human behavior is driven by unconscious processes. These include repressed memories, desires and fear that shape our personality. ज्यादातर इसमें हमारे वही चीजें होती हैं जो अंदर छुपी हुई दबी हुई होती हैं। ये कहते हैं कि साइकिक डिटर्मिनिज्म नाम की भी एक चीज होती है। ये बिलीव करते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं वो डिटरमाइंड होते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि देयर इज अ कॉज फॉर एवरी बिहेवियर, थॉट और इमोशन, इवन इफ नॉट इमीडिएटली अपेरेंट। कोई चीज जो हमें सामने से नजर नहीं आ रही है किसी के बिहेवियर में, उसके भी पीछे कोई कॉज हो सकता है। वो कॉज अनकॉन्शियस में हिडन हो सकता है, वो वहां छुपा हुआ हो सकता है, लेकिन वो कॉज जरूर होगा उस पर्सन के अंदर, और वो पर्सन के अंदर ही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये मानते हैं कि जो भी पर्सन का बिहेवियर है उसका रीजन उसके अनकॉन्शियस में छुपा है। ओके, इस पर ये फोकस करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म वो स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। कोई भी पर्सन जब ये जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है तो वो खुद पर करता है, अपने ऊपर पहले करता है, राइट? उसमें वो इन्वॉल्वमेंट दूसरे का कर सकता है, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म का वो यूज अपनी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए करता है। जैसे कोई इंसान अगर किसी की गलती पकड़ ले, किसी का झूठ पकड़ा जाए, तो जिसका झूठ पकड़ा गया है, राइट, वो पर्सन क्या करेगा? वो डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करेगा। वो चाहेगा कि सामने वाला पर्सन मेरी बातों से सेटिस्फाई हो जाए, मैं जो एक्सक्यूज दूं उसको वो बिलीव कर ले। और वो बिलीव करे या ना करे, जब उस पर्सन को ये बिलीव हो जाता है कि उसने बिलीव कर लिया है मेरी बात का, तब वो सेटिस्फाइड हो जाता है। भले ही सामने वाले पर्सन ने बिलीव नहीं किया है, उसको कुछ भी लग रहा है, लेकिन उसने दिखाया ये है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। अब जो इस पर्सन का झूठ पकड़ा गया है ना, वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा? वो रिलैक्स्ड फील करेगा, उसकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो उसने मैकेनिज्म यूज करी, तमाम एक्सक्यूजेस दिए, स्टोरीज बनाई, जो भी करना था करा, उसकी हेल्प से उसको ये यकीन हो गया कि चलो मैंने जो भी कहानी गढ़ी, पर्सन जो है सामने वाला वो मेरी बात मान गया। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो माना या नहीं माना, मतलब है कि जिसने डिफेंस मैकेनिज्म यूज करी उसने अपनी एंग्जाइटी रिड्यूस वो कर पाया या नहीं कर पाया। एक कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है, हम सभी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, एक्सक्यूजेस देना। आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात होती रहती है हम लोग के साथ में जहां पर हमें कोई एक्सक्यूज देना पड़ता है। हम इंटेंशनली करें, अनइंटेंशनली करें, या फिर हैबिचुअली करें। कुछ लोगों की तो ये हैबिट बन जाती है, हर दूसरी बात पे कोई ऐसी बात करना हैबिट भी बन जाती है। ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करने वाले लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से वो सफर करते हैं। उनके अंदर आपने, बल्कि मैंने सेकंड पार्ट में आपको पढ़ाए भी थे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, तो आपने देखा था ना, हिस्ट्रियोनिक था, सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिसमें लोगों को अटेंशन ज्यादा चाहिए होता है, या फिर वो इसमें क्या करते हैं, वो इस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। ओवर यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विल डेफिनेटली लीड टू एबनॉर्मैलिटीज, स्पेसिफिकली अबाउट बिहेवियर। आपके बिहेवियर में वो दिखने लगेंगी अगर आप बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं, बहुत ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगी। आपको वो एक नॉर्मल बात लगेगी, लेकिन आप एक ऑड पर्सनैलिटी हो जाएंगे लोगों के सामने। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैं समझा रही थी कि डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है, आपको प्रीवियस कई वीडियो में बताया है। इसी के साथ मैं एक चीज बता दूं कि एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिफेंस मैकेनिज्म का शेयर करूंगी। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, जरूर देखिएगा, क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म अलग से भी पूछी जाती है एग्जामिनेशन में। तो आपको नाम पता होने चाहिए बहुत सारी डिफेंस मैकेनिज्म के, फिर उनके बारे में जानते होंगे ना। वैसे तो हर डिफेंस मैकेनिज्म को समझने के लिए कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है, राइट? जैसे प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, तो उसमें आप ये जान जाएंगे कि एक कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम दूसरों के ऊपर थोपता है, अपना रीजन, गलती वो खुद ही करता है लेकिन कारण वो हमेशा दूसरे को बताता है। तो इस तरीके से एक प्रोजेक्शन, इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके अंदर एग्जाम्पल्स भी यूज करने आने चाहिए। हर एक डिफेंस मैकेनिज्म को समझाते वक्त एग्जाम्पल ऐड करने ही करने हैं, बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, काफी जैसे क्लास चल रही है, मुझे टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, ये तो अपने आप में ये 3 लाइन की बात है ही नहीं, ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। लेकिन आप देखिए हम कहाँ पर क्वेश्चन को लिख रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो, हर टॉपिक बहुत बड़ा है, पर हमारे टॉपिक, हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके हिसाब से हमें लिखना है। यही साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी अगर अलग से पूछ ली जाए तो आपको यही 10 मार्कर में लिखी जा सकती है, और इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और जिससे कि आप इसको अलग से देख सकें। फिलहाल साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस की बात करती है, और ये कहती है कि कोई भी बच्चा दुनिया में आने के बाद से लेकर लगभग 2 साल तक
शुरू में ओरल स्टेज में रहता है, फिर एनल स्टेज में आता है, फिर फैलिक में आता है, फिर लेटेंसी में आता है और उसके बाद जेनिटल स्टेज में आता है। कम से कम ये 5 नाम तो आपको ध्यान रखने ही है, प्रीवियस में समझा चुकी हूँ मैं शायद। तो इन 5 स्टेजेस के थ्रू बच्चा जाता है, क्रॉस आता है और धीरे-धीरे वो प्यूबर्टी को गेन करता हुआ मैच्योर हो जाता है जब वो फाइनल स्टेज तक पहुंचता है। प्यूबर्टी के बाद ये स्टेजेस जो हैं वो ओवर हो जाती हैं और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का इस डेवलपमेंट का यूज नहीं होता कहीं पे भी थेरेपी में, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस थेरेपी। नॉट एवरीवन कैन यूज दिस थेरेपी, ये भी मैं आपको बता दूं। अनकॉन्शियस को अनकवर करना इट्स नॉट दैट इजी। किसी के मन को बाहरी तौर पर पढ़ लेना फिर भी आसान है, लेकिन उसके मन में डीप रूटेड क्या है निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर प्रोफेशनल्स करते हैं। पर इस थेरेपी का गोल क्या है? हम जो साइको एनालिटिक काउंसलिंग यूज करते हैं या थेरेपी यूज करते हैं, इसका गोल क्या है? सबसे पहला गोल तो वही है जिस पे बात चल रही है। प्राइमरी गोल इज टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मटेरियल इनटू कॉन्शियसनेस, प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू हाउ पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप करंट बिहेवियर। ये समझना जरूरी है कि क्या उसके अनकॉन्शियस में चीजें रही हैं जिसको हम उसके कॉन्शियस तक लेकर आए और उससे हमें ये हेल्प मिले कि उसका प्रेजेंट बिहेवियर ऐसा क्यों है। फिर उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना भी हमारी ड्यूटी है। वर्क करेंगे, लंबा प्रोसेस चलता है, ट्रांसफरेंस और बहुत सारी चीजों की हेल्प से पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश करना। जाहिर सी बात है, पर्सन में प्रॉब्लम है तो उसकी पर्सनैलिटी को हमें बदलना है, चेंज करना है, मॉडिफाई कह सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पर्सन के अंदर, मैंने आपको बोला ना कि जब उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का वो ओवर यूज करेगा तो अपने आसपास के लोगों के साथ में उसके कनेक्शंस अच्छे नहीं होंगे और ऐसे में उसको उसके रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने का काम भी इस थेरेपी के थ्रू किया जाएगा। तो ये भी इसका एक गोल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्निक्स क्या यूज होंगी, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एटलीस्ट हमें आइडिया तो होना चाहिए, इवन दो वी आर नॉट गोइंग टू बी अ साइको थेरेपिस्ट, बट फिर भी हमको ये पता होना चाहिए साइको एनालिटिकल थेरेपिस्ट कि कौन कौन सी टेक्निक्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। फ्री एसोसिएशन जो होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें क्लाइंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो जो भी उनके माइंड में आ रहा है उसके बारे में वो बात करे, पर जो भी क्या आ रहा है मतलब एसोसिएट करते हुए। यहाँ पे फ्री एसोसिएशन है, मतलब जो अगर किसी क्लाइंट को वर्ड दिया जाता है तो उस वर्ड से क्या एसोसिएट कर पा रहा है वो अपने माइंड में, क्या क्या चीजें उसकी आ रही है, और बिना ज्यादा समय लगाए ये चीजें बतानी होती हैं। इससे जो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ रही होगी। एक बात और समझिएगा कि जो ये जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो इनडायरेक्ट मेथड है। हम डायरेक्ट भी तो पर्सन से कह सकते हैं कि बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, पर हम डायरेक्ट ना जाके इसमें इनडायरेक्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि अनकॉन्शियस से चीजों को निकालना आसान नहीं है और वो इनडायरेक्ट वे में इजीली चीजें हो सकती हैं। हालांकि इजीली वर्ड भी यहाँ पे थोड़ा सा भारी हो जाता है क्योंकि वो भी उतना इजी नहीं हो सकता। फिर ड्रीम एनालिसिस, जो ड्रीम्स होते हैं ना पर्सन के, वो बहुत सारी चीजों को सिंबलाइज करते हैं। ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन भी इसका यूज करके भी पर्सन के मन की बातें निकाली जाती हैं कि जो उसे सपने आ रहे हैं, जो चीजें वो सोच रहा है या जो ड्रीमिंग वो करता है। दिस कैन ऑल्सो इंक्लूड डे ड्रीमिंग। पर्सन जो है वो बहुत सारी चीजों को ऐसे विजुलाइज करता है, उसके माइंड में चलती है पिक्चर्स, उनको भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे वो जो उसके ड्रीम्स हैं वो उसको ऐसा क्यों फील हो रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ट्रांसफरेंस का एनालिसिस करते हैं। ट्रांसफरेंस तब होता है जब क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप ऑन टू द थेरेपिस्ट। इसकी हेल्प से करके वो कैथारसिस के मेथड को फॉलो कर होता है। कैथारसिस का मतलब होता है इमोशनल अनबर्डनिंग। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने इमोशंस को अनबर्डन कर सके किसी ऐसे पर्सन के सामने जो हमारी फीलिंग को समझ सके, जो हमारी बात को समझ पाए, जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा कर पाए। ऐसे में जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो किसी भी पर्सन के लिए बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन होते हैं। उनको पता होता है कि पहली बात तो ये हमारे केस में अनबायस्ड रहेंगे, जो हम इन्हें बात बताएंगे वो समझेंगे। दूसरा, इन्हें इस फील्ड की नॉलेज है तो बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो इस वजह से पर्सन जो होता है वो अपनी सारी इमोशंस को बाहर निकालता है, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालता है, इमोशनल अनबर्डनिंग करता है, और जो बॉन्ड होता है ना यहाँ पे थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, वो और मजबूत होता चला जाता है। इसके साथ ही काउंटर ट्रांसफरेंस भी आता है। जो थेरेपिस्ट होता है वो थेरेपिस्ट इमोशनल रिएक्शन टू द क्लाइंट कैन आल्सो प्रोवाइड इनसाइट ऑन टू द क्लाइंट साइकी थ्रू इट्स मोर रिफ्लेक्टिव ऑफ द थेरेपिस्ट। काउंटर ट्रांसफरेंस का मतलब ये नहीं होता है कि अपने थेरेपिस्ट अब अपने दुख की बातें उसे बताएगा, वो उस जो पहले ट्रांसफरेंस हुआ है उसके टुवर्ड्स एक रिएक्शन देता है जो कि क्लाइंट को और मजबूत बनाता है इमोशनली, कि हाँ जो उसने चीजें कही या मैंने जो भी बातें शेयर की हैं, जो भी बताया है, उसके लिए मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगी, स्ट्रेंथ फील करता है। जब कोई पर्सन हमारे साथ अपनी बहुत ही ऐसी बातें शेयर करता है जो वो किसी से नहीं कर सकता और हम उसे एक सपोर्ट की फीलिंग देते हैं, तो वो पर्सन और ज्यादा आगे हमसे बात उसके बारे में करने लगता है। अब अल्टीमेटली इस मेथड का फायदा थेरेपिस्ट को होगा क्योंकि उन्हें चीजों को अनकवर करना है अनकॉन्शियस से, तो उन्हें और ज्यादा हेल्प मिलती है इस मेथड की हेल्प से।
इंटरप्रिटेशन, अब हम यही सब नहीं करते रहते, इंटरप्रिटेशन की तरफ भी जाते हैं चीजों में। एक पॉइंट तक डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम रही होगी, क्या वजह रही होगी, वजह पे जाने का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। Resistance analysis. Resistance, like avoidance or silence, is seen as a defense mechanism. Working through resistance is a part of the therapeutic process, helping clients to face what they might be avoiding. रेजिस्टेंस की स्टेज तब आती है जब पर्सन बहुत टू मच इमोशनल अगर कोई हो जाए, अगर कोई बात कहते हुए, अपनी इमोशनल बात को बताते हुए बहुत ज्यादा रोने लगे, परेशान हो जाए, चुप हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो उस पॉइंट पर आके एक रेजिस्टेंस पॉइंट पर वो आ गया है। तो उस पॉइंट को भी हमें ऐसे देखना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो फ्लो ब्रेक क्यों हो रहा है, इसे समझा जाता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस केवल यही नहीं है कि पर्सन इमोशनल होकर शांत हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि वो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया हो। अगर जो हमारे थेरेपिस्ट हैं उनकी तरफ से अगर सपोर्ट नहीं मिल रही है मान लीजिए, तो पर्सन क्या करेगा, उसका ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा, उसे लगेगा आगे कोई बात बताने का फायदा नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जो वो खामोशी आई है या जो ब्रेक आया है वो क्यों आया है, क्या हमारा जो क्लाइंट है वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसको हमारी बात समझ नहीं आ रही है, या वो हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम है देखते हैं। फिर हम वर्किंग विद द पास्ट पे आ जाते हैं। रिविजिटिंग अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ्टन थ्रू मेमोरी वर्क और डिस्कसिंग फैमिली डायनामिक्स, सभी कुछ चीजों को हम इसमें लेके चलते हैं जो जो हमें रिक्वायर्ड होगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन, क्योंकि हर पर्सन के लिए सिचुएशन अलग अलग होगी। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है कि अच्छे से चले, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। साइको एनालिसिस ऑफ्टन रिक्वायर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद सेशंस स्पैनिंग ईयर्स इन सम केसेस, रिफ्लेक्टिंग द डेप्थ ऑफ वर्क नीडेड टू अचीव सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी चेंज। ये कोई बहुत क्विक होने वाला काम नहीं है कि हमने आज मेडिसिन दी कल सुबह तक ठीक हो गए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती है, और ये थेरेपी तो लॉन्ग टर्म ही चलती है इन मैक्सिमम केसेस। कुछ केसेस होते हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, पर वो कम टाइम भी बाकी थेरेपीज के ज्यादा टाइम से ज्यादा ही होगा, ऐसे समझिए। critique and evolution. While some of Freud's theories have been criticized for modified elements like the importance of unconscious, the therapeutic relationship and the concept of defense mechanism have influenced many psychotherapeutic approaches. आप डिफेंस मैकेनिज्म को और भी बहुत जगह देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंस इसकी रहती है, पर कुछ चीजें फ्रॉइड की जो थ्योरीज हैं उसमें, जैसे वो फीमेल को बहुत इंफीरियर मानते हैं, मेल को बहुत सुपीरियर मानते हैं, पर्सन की साइकोसेक्सुअल एनर्जीज पे बहुत ज्यादा ही फोकस करते हैं, उनका मानना है कि ये ही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके जो है वो क्रिटिसाइज हुए हैं, लेकिन कुछ जो है वो काफी उनको इम्पोर्टेंस भी दी गई है। तो साइको एनालिटिकल काउंसलिंग का जो एम होता है वो सिर्फ सिम्टम्स पे फोकस करने का नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकें पर्सन के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा ये है, बट आई नीड टू सी कि हम सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स एंड मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू HIV एड्स। अभी आज हमने 2 ही टॉपिक कवर किए हैं जहां तक मेरा ख्याल है, बिहेवियरल और हमने दूसरा किया है, और अब हमारा ये तीसरा टॉपिक है। डिसाइड तो 4 किए थे, बट लेट्स सी अभी इस टॉपिक में कितना फास्ट चल पाते हैं, क्योंकि जो अभी आपने 2 टॉपिक्स पढ़े ना, इसमें मैं कुछ कट शॉर्ट नहीं कर सकती थी, कुछ चीजों को समझाने के लिए मैं अभी बाउंड हूँ, मुझे भी पता है मैं इस पार्ट पर खड़ी हूँ, आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन थिंग्स, कि मैं जो चीजें आपको समझाऊं उसमें मैं कट शॉर्ट नहीं कर सकती। तो कई बार मेरी प्लान चीजें उतनी नहीं चल पाती, जैसे आज 4 का टारगेट है, डिप्रेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ा डिप्रेस इस बात से जरूर हो सकती हूँ कि ये टॉपिक क्यों नहीं पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हम इसको ज्यादा टाइम और ना लेते हुए इसको करते हैं। हमारे पास अराउंड 7 मिनट्स हैं, और देखते हैं कि इस टॉपिक को हम कितना कर पाते हैं। HIV एड्स के सिम्टम्स और कुछ मिसकंसेप्शन है HIV एड्स से रिलेटेड, उनके बारे में कई बार पूछा गया है। तो HIV एड्स के सिम्टम्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें हैं जो, अगर इसके सिम्टम्स हैं, इसमें आप कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसा होता है वैसा होता है, जो चीजें होती हैं वही लिखा जाएगा। सिम्टम्स ऑफ HIV एंड एड्स, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको दोनों की पता होनी चाहिए, आपको पता ही होगी, वो किस स्टेजेस में डेवलप होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होती हैं वैसे तो। एक्यूट HIV इन्फेक्शन, ये 2 से 4 वीक्स में होता है एक्सपोजर के बाद। This stage, often called acute retroviral syndrome, can cause flu-like symptoms such as fever, swollen lymph nodes, sore throat, rash, muscle aches and diarrhea. ये सारे सिम्टम्स हमें बिगिनिंग में नजर आएंगे कब, जब वो 2 से 4 वीक का जो टाइम होता है शुरुआत का, जब कोई भी पर्सन इस प्रॉब्लम को कैच करता है, जब वायरस जो है वो बॉडी पर वर्क करता है। देन कम्स क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन, ये क्लिनिकल लेटेंसी के पीरियड में आता है। ड्यूरिंग दिस फेज द वायरस रिमेन्स एक्टिव बट एट लो लेवल्स। Many individuals may not have symptoms, but the virus is still damaging the immune system. पता नहीं चल पाता है, डिटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जो वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, ये इसका मेजर सिम्टम इस टाइम पर हो जाता है। ओके, ये कई बार जो ये स्टेज है वो काफी सालों तक भी चल सकती है, अगर ये कैच नहीं कर पाए गया है इस प्रॉब्लम को। एड्स,
एज द इम्यून सिस्टम इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज, सिम्टम्स बिकम मोर सीवियर एंड फ्रीक्वेंट। जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज पर नहीं पकड़ा जाएगा तो वो अगली स्टेजेस में जाते जाते और ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसमें वेट लॉस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सिम्टम्स आपको ध्यान रखना है। वेट लॉस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, एक्सट्रीम फटीग, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, प्रोलॉन्ग स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स, डायरिया एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, मेमोरी लॉस वगैरह। तो ये सारे इश्यूज हमें यहाँ पे एड्स में देखने को मिलते हैं। तो सिम्टम्स आपने यहाँ पे पढ़ लिए। अब बात करते हैं कि कैसे एचआईवी एड्स जो होता है वो उसके ट्रांसमिशन के मोड्स क्या होते हैं। ये प्राइमरी सिम्टम्स हैं या प्राइमरी मोड्स हैं कह सकते हैं, जो आप जानते भी हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन के नीडल्स और सिरिंजेस को शेयरिंग में अगर यूज कर लिया जाए, कभी कोई कर ले गलती से और इन्फेक्टेड हो तो फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए यूज नहीं भी किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी ये चीज हो जाती है, अगर किसी पर्सन के अंदर है तो दूसरे को भी हो जाती है, और जेनेटिकली भी हो जाती है, अगर मदर है तो बच्चे को हो सकती है। HIV इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कैजुअल कॉन्टेक्ट, एयर और वाटर। ये बाहर ऐसे जैसे बाकी प्रॉब्लम्स में होती है ना, वैसा नहीं होता है। प्रॉपर प्रिकॉशन सच एज सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इसका ध्यान रखा ही जाता है, हर पर्सन ध्यान रखता है। अब बहुत सारे मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड है। मिसकंसेप्शन पर अकेला ही टॉपिक 10 मार्कर में एक बार पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं। ट्रांसमिशन को लेके बहुत सारे मिथ हैं जो कि नहीं होता है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि कैजुअल कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, जैसे किसी पर्सन को HIV है तो हो सकता है। अब कोरोना से हम सभी गुजर चुके हैं, कोरोना के फेज से, तो आपको पता है कि कोरोना के फेज में था, कांटेक्ट में आने पे कोरोना हो जाता था। वही वाला थॉट पहले HIV के लिए लोग रखते थे। एटलीस्ट मुझे लगता है कोरोना के बाद तो ये बात शायद समझ गए होंगे, पर फिर भी एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों के माइंड में कि HIV भी इस तरह से ट्रांसमिट होता है। आप एक दूसरे के यूटेंसिल्स यूज करें, हग करें, पब्लिक रेस्टरूम में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लें, आप किसी भी तरीके से सोशल कांटेक्ट में भी आ जाएंगे तो ये बढ़ सकता है। मॉस्किटोज और एयर, मॉस्किटोज से, मॉस्किटो बाइट से भी हो सकता है, मतलब मॉस्किटो में नहीं होता है। उनका कहने का मतलब है कि मॉस्किटोज ऑफ कोर्स जगह जगह बैठते हैं, तो और एयर कांटेक्ट से भी हो सकता है। ये मिथ है, ऐसा होता नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगेन, स्टिग्मेटाइजेशन एंड ब्लेम, मॉरल जजमेंट भी करते हैं लोग, जैसे कि किसी पर्सन के अंदर को अगर HIV या एड्स डिटेक्ट होता है तो उसको बहुत ही इमोरल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसके टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग लोग रखते हैं। और टारगेट ग्रुप्स भी यहाँ पे वर्क करते हैं। द मिसकंसेप्शन दैट HIV ओनली अफेक्ट स्पेसिफिक कम्युनिटीज, इस तरीके की बातें भी लोग करते हैं। राइट, ये सब जाहिर सी बातें, होता नहीं है ऐसा, लेकिन करने वाले कर ही लेते हैं इस तरह की बातें। क्योर एंड ट्रीटमेंट को लेके भी मिसकंसेप्शन है कि इसके बारे में माना जाता है कि देयर इज ऑलरेडी अ क्योर फॉर HIV और दैट सर्टेन अनटेस्टेड रेमेडीज कैन क्योर इट। लोग इसकी वजह से इफेक्टिव ट्रीटमेंट को अवॉइड कर देते हैं। ओवर सिंप्लीकेशन ऑफ आर्ट, antiretroviral therapy is sometimes misunderstood as a complete cure rather than a management strategy that allows those with HIV to live healthy। लोग कई बार इसको आर्ट के ओवर सिंप्लीफिकेशन को भी एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं और वो नहीं उसको फॉलो करते, जिसकी वजह से मिसकंसेप्शंस ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी, मैनी स्टिल व्यू HIV डायग्नोसिस एज अ डेथ सेंटेंस। ये वो लोगों को लगता है कि अगर किसी को HIV है तो मर ही जाएगा, वो लाइफ लॉन्ग नहीं जी सकता, ना ही वो हेल्दी लाइफ जी सकता है। और कॉन्डम्स को इनफेक्टिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि उनके यूज से अगर उनका जो यूज किया जाता है HIV के अगेंस्ट में सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं देते। इस तरह की काउंसलिंग की जरूरत क्यों है, HIV एड्स की काउंसलिंग की? इन सभी जो भी मिसकंसेप्शंस थे, पहली बात तो उनको रिमूव करने के लिए जरूरत है, बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर वो मिसकंसेप्शन एग्जिस्ट करते हैं तो उनका रिमूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। और एजुकेशन अवेयरनेस देके हम करेक्ट उनकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसे करेक्ट कर सकते हैं, सेफ प्रैक्टिसेस के लिए उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। राइट, फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। जो लोग इससे सफर कर रहे हैं उनको डायग्नोस होने के टाइम पर भी कोपिंग की जरूरत है। वो समझे कि उन्हें एंग्जाइटी नहीं लेनी है या उन मिसकंसेप्शंस में फंसना नहीं है जो लोगों ने क्रिएट कर रखे हैं। स्टिग्मा को रिड्यूस करने में भी हेल्प मिलती है। स्टिग्मा जो भी है इसके बारे में, वो सब जाहिर सी बात है, उनको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, रिस्क रिडक्शन, गाइडिंग क्लाइंट्स टुवर्ड्स बिहेवियर दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन, है ना, उसमें भी हेल्प मिलती है। एडेरेंस टू ट्रीटमेंट, जो भी इसके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको माना जाए कि वो वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि उसको साइड करके उसको इंपॉर्टेंस ना दी जाए। काफी सारे प्रिवेंशन और टेस्टिंग भी होते हैं, उनको भी सपोर्ट किया जाए। रेगुलर HIV टेस्टिंग कराई जाए। लोग टेस्ट भी बहुत सारी चीजों के नहीं कराना चाहते, उनको लगता है कि टेस्ट करा लिया तो कई कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि टेस्ट करा ले तो पैसे वेस्ट है, देयर इज नो पॉइंट, और ठीक है, ऐसा हमें ऐसा क्यों होगा, इस तरीके से भी लोग सोच सकते हैं, तो टेस्ट नहीं कराते। तो टेस्ट कराने के लिए इनकरेज करना, और
इसके बाद सपोर्टिंग फॉर लिविंग विद एचआईवी। लाइफ एचआईवी के साथ भी इंसान की चल सकती है, उसको लाइफ मैनेजमेंट करना सीखना होगा, जरूरी है कम्युनिटी कनेक्शन बिल्ड करना सीखना होगा, ये सब समझाने के लिए जरूरी है। एडवोकेसी एंड राइट्स, एम्पावरमेंट क्रिएट करना, पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस से उसको पर्सन को एंगेज करा पाना कि वो क्या क्या चीजें। इससे मैं चाहूंगी, मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है पर आप क्विकली एक बार रीड जरूर कर ले, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा कुछ है नहीं जिसको अगर मैं क्विकली आगे बढ़ भी जाऊं तो आप ना पढ़ें। आपको भी चाहे तो मुझे स्टॉप करके इस वीडियो में तब पढ़ लीजिए या फिर अपने नोट्स में से पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो काउंसलिंग है काफी अच्छा रोल प्ले करती है। अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट है डिप्रेशन के सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। तो मैं विलिंगली ये चाहूंगी कि मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट में ही कवर करूं, क्योंकि डिप्रेशन को मुझे समझाना आपको बहुत जरूरी है। ऑल्दो आप सब कुछ जानते होंगे डिप्रेशन के बारे में, पर फिर भी हमें ये जो टॉपिक है ना, अगर अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें अगर मैं सुपर इंपॉर्टेंट कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, जिससे अभी अभी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगी तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख कर जा रही हूँ, और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करूंगी जिसमें डिप्रेशन के बारे में आपको पढ़ना है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में 10 मार्कर में बहुत पूछा गया है, बहुत ज्यादा, बी सेक्शन में भी पूछा गया है, इसका कोई ना कोई टॉपिक तो आएगा। और अगर आप मैं आपको भी दिखाऊं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, चलिए, तो मैंने बहुत लंबा कंटेंट इस पर भी बनाया हुआ है, उससे भी ज्यादा जितना मैंने आपको साइको एनालिटिकल में कहा था उससे भी कहीं ज्यादा। तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, डिप्रेशन के टॉपिक से बिगिनिंग करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे, अच्छे से समझेंगे टाइम लेके। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और अपने हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू सुपर सून, बाय बाय।